co-powered by Techno। बाजार बोलता है। पहले FISDIs का डेटा देख लेते हैं कि वो क्या बोलता है, उसके बाद बढ़ेंगे कि ग्लोबल इंडिसेस और बाकी टॉप गेनर्स और लूजर्स क्या हैं। तो FIs के डेटा में कल तो FIs थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए। DIs की तरफ से खरीदारी देखने के लिए मिल रही थी। 3868 करोड़ रुपए की बाइंग DIs की तरफ से, वहीं FIs की तरफ से 2784 करोड़ रुपए की सेलिंग। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि FIs का पार्टिसिपेशन कल के सत्र में थोड़ा सा कम दिखा या प्रॉफिट बुकिंग उनकी साइड से आती हुई दिखाई दी। लेकिन ग्लोबल इंडिसेस किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि कल हमने देखा कि जब हम मॉर्निंग में कल बात कर रहे थे कि चाइना में जो स्टिमुलस आया उसकी वजह से उस समय शंघाई 2% ऊपर था, लेकिन बाद में शंघाई करीब 4% से ज़्यादा बढ़कर बंद हुआ और आज भी शंघाई करीब 2.25% ऊपर है, हैंसेंग 2% ऊपर है। तो जो दो इंडिसेस जो कि वर्क नहीं करती थी, जो साइडवेज पड़ी रहती थी, हैंसेंग और शंघाई, इन दोनों में ही अब पिछले 2 दिन से शानदार मूव देखने के लिए मिल रहा है। डाउ बल्कि सुस्त हो गया, करीब 0.25% बढ़कर कामकाज करा उसने, 83 अंक को बढ़कर बंद हुआ। साथ ही निकाई में फ्लैटिश रुझान है ऑन द पॉजिटिव साइड। कोस्ट भी बिल्कुल फ्लैट है, 3 अंक गिरा हुआ है। लेकिन आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स में कौन से शेयर हैं, तो उनकी लिस्ट देख लेते हैं। तो टॉप गेनर्स से शुरू करते हैं। पहले HEG, यहाँ पर करीब 9% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है, 2500 रुपये ये काउंटर पार कर चुका है। PPL फार्मा आज 7% ऊपर है, इस पर बात करेंगे। सिरमा यहाँ पर करीब 5.5% की तेजी है। डेल्टा कॉर्प करीब 5.5% ऊपर, इसमें भी खबर है। PPL फार्मा पर भी कुछ अपडेट्स हैं, उन पर बात करेंगे। 5 स्टार ये काउंटर है जहाँ पर कि करीब 5% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। वहीं एक बार टॉप लूजर्स पर नजर डाल लेते हैं कि कौन से आज के दिन में टॉप लूजर्स हैं। तो ईज माई ट्रिप, यहाँ पर प्रमोटर्स की ब्लॉक डील हुई और हिस्सा ऑफलोड किया उन्होंने, तो 7.5% ऊपर 38 रुपये पर उन्होंने ब्लॉक डील की है। पॉलिसी बाजार करीब 6.5% नीचे। ग्लोबल स्प्लिट 5.5% नीचे। IEX पर कल भी हमने एक खबर पर बात की थी, जो इनकी मोनोपोली थी, थोड़ा उसको डेंट लगा, जिसका इम्पैक्ट काउंटर पर कल भी देखने के लिए मिला, आज भी है। डाबर यहाँ पर करीब 4.5% नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ एक काउंटर्स जहाँ पर की स्ट्रेंथ नहीं है, इनफैक्ट वीकनेस ही बनी हुई है। कुछ सर, मैं पहले ईज माई ट्रिप से शुरू करूँगा। सर, आज इसमें गिरावट देखने के लिए मिल रही है। प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा बेचा है, कुछ करीब 2% का हिस्सा बेचा उन्होंने और 38 रुपये के आसपास ब्लॉक डील की है आज उन्होंने। सर, कैसे देख रहे हैं? 2.6% स्टेक उन्होंने बेचा है। डेफिनेटली इसमें ट्रिप लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी अच्छा है, मुझे लग रहा है। स्टेक बेचा है इसलिए थोड़ा नीचे ब्लॉक डील हुई है, बट इफ यू लुक एट द फाइनेंशियल वेरी स्ट्रॉन्ग सिंस द डे दे हैव स्टार्टेड देयर बिजनेस इन 2008। तो मेरे ख्याल से इसमें ट्रिप इज अ गुड लॉन्ग टर्म बैट, मल्टी बैगर है। टाइम लगेगा ये सब स्टॉक्स को टर्न अराउंड होने में, बट मुझे लगता है कि इसमें ट्रिप को डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। जैसे ही देखो अभी मोबाइल ऐप की वजह से जिस तरह से IPO का रूरल और टायर 2 टायर 3 सिटीज में डिमांड आ रहा है, तो ये सब बुकिंग भी धीरे धीरे शुरू होगा वहां से ऑनलाइन। तो इजमाई ट्रिप वुड बी प्रीफर्ड आफ्टर मेक माई ट्रिप। तो डेफिनेटली इजमाई ट्रिप इज स्टिल अ गुड बाय फॉर लॉन्ग टर्म। जी सर, इससे तो FPO ही ले आते आजकल। डिस्काउंट पर ब्लॉक डील का तो जमाना ही चला गया। ये तो मतलब अगेंस्ट द मार्केट रिदम चल रहा है, क्योंकि हमने देखा कि जो कंपनियां FPO ला रही हैं उनको रिस्पांस मिल रहा है, जो कंपनी IPO ला रही हैं उनको तो ज़मीन पर पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है, वो तो रूम इतना ज़्यादा भर जा रहा है इन्वेस्टर से। तो ये 6% 7% डिस्काउंट पर ये डील करना, ये कहीं इन्वेस्टर के सेंटीमेंट को तो डेंट नहीं कर रहा, क्योंकि ये काउंटर 40 से 45 की रेंज में कब से फंसा हुआ है, चल ही नहीं रहा था। और दूसरा, वैसे अगर हम देखें तो कंपनी में प्रमोटर्स का हिस्सा ऐसा कोई कम भी नहीं है, करीब 64.2% हिस्सा था, जिसमें से उन्होंने 2.76% बेचा है। हाँ डेफिनेटली, तो मे भी पता नहीं वो लोग प्रोमोटर्स क्या सोच रहे हैं, बट यस यू आर राइट, FPO लाना चाहिए था। बट कहीं ना कहीं कुछ होगा, टेक्निकल इश्यूज या कुछ तो लोगों ने सोच के किया होगा। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट, बट राइटली सेड FPO आता होता तो इतना डिस्काउंट नहीं देना पड़ता। बिल्कुल। कुछ और खबरें सर, अगर हम देखें तो PPL फार्मा, कल इन्होंने एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रखी। हमने देखा था कि Q1 के रिजल्ट्स के आसपास ये काउंटर 170 रुपये आ गया था, 160-70 रुपये, वहाँ से लगातार चल रहा है। और माना जा रहा है कि इस साल में इस कंपनी की जो अर्निंग्स होंगी वो काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलेंगी, जिसकी वजह से आउटलुक अच्छा है। आउटलुक अच्छा होने की वजह से काउंटर Q1 से Q2 की ही जो समय सीमा रही है उसी में ही अच्छा चल गया, 60-70 रुपये चल गया काउंटर। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर देखें तो करीब
40% के करीब ये काउंटर चल चुका है। क्या क्या देखना चाहिए सर अब इसमें चार्ट्स पर? हाँ डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये चार्ट्स पे अभी भी पीरामल फार्मा पे पॉजिटिव मोमेंटम है, बट ओवरऑल फार्मा इंडेक्स मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देगा, क्योंकि जो ट्रेडिंग का जो पैसा है वो इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स से मेटल स्टॉक्स, जिस हिसाब से चाइना की न्यूज आई है। तो शॉर्ट टर्म में भी मुनाफा नहीं मिलेगा, बट इफ यूर इन्वेस्टर 3-4 महीने होल्ड कर सकते हो तो ऊपर की तरफ से मुझे लग रहा है यहाँ से 6 से 8% का अपमूव टू 250 लग रहा है, तो स्टॉप लॉस 228 का रख सकते हैं। सो इफ यू आर इन्वेस्टर डेफिनेटली गो अहेड। जी, आपने मेटल की बात की सर, हिंडाल्को भी बजिंग में है और हालांकि वॉल्यूम के साथ है, आज उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन हमने देखा कि मेटल काउंटर्स ने कल और परसों अच्छा रनअप दिखाया। एक ने फेड की मीटिंग के बाद, फिर उसके बाद फ्यूल और मिला चाइना से, जहां पर कि रेट कट हुआ। अब कौन सा मेटल काउंटर रडार पर रखना चाहिए सर? वेदांता इज ऑन माय रडार। 478 पे जस्ट ब्रेकआउट हुआ है उसका ऑफ यूनाइटेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो मेरे ख्याल से अगर नेकलाइन जो 478 है उसके ऊपर सस्टेन होता है, तो आई बिलीव द स्टॉक हैज एक्टिवेटेड टारगेट ऑफ 500। तो डेफिनेटली वेदांता इज ऑन माय रडार। जी, हिंडाल्को पर सर आपका कोई व्यू है क्या? 740 का टारगेट है, बट फ्रेश बाइंग नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 696 पे ब्रेकआउट था। तो ख्याल से एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं 740 के टारगेट के लिए। बिल्कुल। कुछ एक सवाल भी लेते हुए चलते हैं सर। रेणु गोयल जी का सवाल है टीसीएस पर। इन्होंने 4320 रुपये के बाय किए हुए हैं, अभी थोड़ा सा लॉस हो रहा है, और परसिस्टेंट सिस्टम भी लिए हुए हैं इन्होंने 5421 रुपये के, दोनों पर लॉस हो रहा है सर, इस पर आपकी राय? हाँ डेफिनेटली परसिस्टेंट सिस्टम पे मे बी आई वुड रेकमेंड टू सेल इन शॉर्ट टर्म। तो क्योंकि जिस हिसाब से रुपी स्ट्रांग हो रहा है डॉलर के सामने, तो आईटी स्टॉक्स थोड़े साइडवेज टू नेगेटिव रहेंगे। तो परसिस्टेंट सिस्टम इतना मोमेंटम नहीं देगा शॉर्ट टर्म में। 5300 नीचे ऊपर 55 की रेंज में रहेगा। तो इट्स बेटर टू अवॉइड फॉर ट्रेडिंग, बट यस इन्वेस्टर होल्ड कर सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो अवॉइड परसिस्टेंट सिस्टम। जी, लोमेश गोयल जी का सवाल है मैनकाइंड की फ्रेश बाइंग बता दीजिए सर, लेवल्स कुछ बन रहे हैं क्या मैनकाइंड में? मैनकाइंड फार्मा डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी एक अच्छा रैली दे चुके हैं। अभी 1950 अप्रोक्सीमेटली जब था इन द मंथ ऑफ अगस्त, वहां से नॉन स्टॉप रैली हमने 2700-2800 तक देखी है। तो ये लेवल पे खरीदने की राय नहीं है, बट थोड़ा अगर करेक्ट होता है तो 2600 के आसपास लेना चाहिए। ये लेवल पे खरीदना नहीं चाहिए, ऑलरेडी है तो 2850 के आसपास आया तो एक बार बुक प्रॉफिट्स। जी, कुछ एक काउंटर्स जहां पर कि खबरें भी हैं और कुछ ग्लोबल खबरें भी एक बार देख लेते हैं। अमेरिका में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स 3 साल के न्यूनतम स्तरों पर आता हुआ दिखाई दिया। तो अमेरिकन मार्केट्स में इसीलिए कल थोड़ी सी सुस्ती भी देखने के लिए मिली, लेकिन रेट कट से पहले के डेटा हैं, क्योंकि अब रेट कट आ गया तो उसका जो इम्पैक्ट होगा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस पर वो अलग ही देखने के लिए मिलेगा। तो उतना ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो चीन के एक्सपोजर से जुड़ी कंपनियों ने ग्लोबल मार्केट में कल धूम मचा कर रखी। वहाँ पर जहाँ भी अमेरिका में, यूरोप में जो भी शेयर लिस्टेड थे चीन के एक्सपोजर वाली कंपनियाँ, उनमें एक अच्छा सर्च देखने के लिए मिला। कुछ सर मैं 2 कंपनियों, इनफैक्ट वैसे तो 4 कंपनियों के बारे में बात करूंगा, लेकिन 2 कंपनियां ऐसी हैं जिनका कि चाइना से सीधा रिलेशन है। टाटा मोटर्स, जिसकी कि जैगुआर लैंड रोवर की सेल चाइनीज़ मार्केट में होती है, उस पर कैसे चार्ट्स दिख रहे हैं। यूरोप में उनकी सेल होती है, यूरोप में रेट कट। अमेरिका में उनकी अच्छी सेल होती है, अमेरिका में रेट कट। चाइना में सेल होती है, चाइना में रेट कट। तीनों जगह फ़ायदा। एक कंपनी है सर किंगफा साइंस, इसकी जो ये इंडियन मार्केट में लिस्टेड है और ये चाइनीज़ कंपनी की सब्सिडरी है, और चाइनीज़ कंपनी इसमें 75% करीब स्टेक होल्ड करती है। सर इन दोनों पर आपका व्यू? किंगफा साइंस मुझे लग रहा है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में आएगा। 3400 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो 10 दिन की एवरेज है, और वो रेजिस्टेंस बन के चल रही है पिछले कुछ दिनों से। तो किंगफा साइंस सेल, मुझे लग रहा है ये स्टॉक 2800 के आसपास आए तो वुड बी अ गुड लेवल टू एंटर। और दूसरा कौन सा स्टॉक था सर? टाटा मोटर। टाटा मोटर मुझे लग रहा है डेफिनेटली आज थोड़ा वीक है, बट 960 के आसपास 200 एवरेज है, तो वहां पे सपोर्ट है। तो एज इन्वेस्टर, नॉट फॉर ट्रेडर्स, इन्वेस्टर के हिसाब से डेफिनेटली बाय करना चाहिए। इट वाज लुकिंग गुड टिल यस्टरडे फॉर ट्रेडिंग, बट आज जिस हिसाब से नीचे आया है मुझे लग रहा है ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, बट इन्वेस्टमेंट करो। 960 के स्टॉप लॉस से ऊपर मुझे लग रहा है 1030 तक, दिवाली तक आएगा।
बिल्कुल सर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 1 अगस्त से ये काउंटर लगातार वीकनेस ही दिखा रहा है। इसने थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की थी 29 अगस्त को, लेकिन उसके बाद फिर लगातार वीकनेस। तो जहाँ जहाँ ग्लोबल फ्रंट पर इसके बिजनेस हैं और वहाँ जितना अच्छा वहाँ पर सीन बन रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ वाली कहानी इसके साथ चल रही है कि जब तक एक्सपेक्टेशंस थी, जब तक ये चला, और जैसे ही एक्सपेक्टेशंस पूरी होने के बिल्कुल एंड पॉइंट पर आया, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। लेकिन सर बता रहे हैं कि इसमें निचले स्तरों पर बाइंग करना ज़्यादा ठीक है। सर कुछ एक और काउंटर्स जिन पर की मैं बात करना चाहूँगा। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहा है कि भारत में भी ब्याज दरें घट सकती हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये S&P भी कह रहा है और JP मॉर्गन भी कह रहा है। S&P तो ये कह रहा है कि अक्टूबर में ही रेट कट आ सकता है। अक्टूबर में पॉलिसी भी मीटिंग भी है 7 से 9 अक्टूबर के बीच में, तो उस समय हो सकता है कि RBI गवर्नर कुछ रेट कट कर सकते हैं, ऐसा S&P मानता है। क्योंकि हमने देखा है कि जो इंडिया का इन्फ्लेशन है वो 2% तक की रेंज पर भी आ गया है, जो WPI इन्फ्लेशन है। तो ये काफ़ी एक अच्छी राहत भरी बात है RBI गवर्नर के लिए। और अगर हम देखें तो 6.5% के इंटरेस्ट रेट के साथ हमें अभी चलना ठीक नहीं लग रहा, ऐसा S&P वगैरह जो भी ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो ऐसा मान रहे हैं। JP मॉर्गन ने भी कहा कि इस ब्याज साइकिल में जो RBI है वो करीब 50 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट कर सकता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी होगी इस बार की, देखना कि 7 से 9 अक्टूबर के बीच में जब 9 अक्टूबर को अनाउंसमेंट्स होंगी, क्या रेट कट होंगे या नहीं। लेकिन JP मॉर्गन ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर रेट कट होता है तो जो बैंक्स के नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 10 बेसिस पॉइंट तक घट जाएंगे अभी फ़िलहाल में, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट का जो स्प्रेड है उस पर उतना ज़्यादा उनको मार्जिन नहीं मिल पाएगा। सर बैंक निफ्टी वैसे तो स्ट्रेंथ दिखा रही है, लेकिन इस बार का रेट कट थोड़ा अलग होगा, क्योंकि हम हायर पॉइंट से थोड़ा नीचे फिसलेंगे रेट में, तो स्प्रेड थोड़ा सा बैंकिंग के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI और जितने भी लीडिंग बैंक्स हैं, सर क्या आउटलुक है आपका? हाँ, मुझे लग रहा है लीडिंग बैंक्स में HDFC बैंक लीड करेगी, बट PSU बैंक वुड गिव अ गुड सपोर्ट जो नहीं चला है। तो मेरे ख्याल से अभी अगर 55,000 के आसपास जाना है तो मुझे लग रहा है कि PSU बैंक्स में खरीदारी करनी चाहिए। PSU बैंक्स में सर आपकी टॉप पिक? हाँ, मेरी टॉप पिक रहेगी BOB। आई थिंक BOB इज लुकिंग गुड एट 241, स्टॉप लॉस इज 238, टारगेट 255 इन नेक्स्ट 2 वीक्स। जी सर, कल PNB QIP के बाद कल भी पिटा, आज भी पिट रहा है। हालांकि कल F&O बैन में था, आज F&O बैन से बाहर भी आ गया। क्या करना चाहिए इस काउंटर पर आप? हाँ, PNB में मेरे ख्याल से सर कोई भी PSU स्टॉक पकड़ रहा है एक्सेप्ट SBI, सब 200 डे एवरेज के नीचे चल रहा है। बट तो PNB में एक बात अलग है कि ये नए लोज की तरफ जा रहा है, तो एक दैट इज अ वीकनेस पॉइंट। सो कैनरा बैंक एंड BOB माय पिक। PNB को एग्जिट कीजिए मेरे ख्याल से, जिस हिसाब से लास्ट 2 वीक के लोज आज ब्रेक किए हैं, दिस स्टॉक इज मूविंग टू अ 2 डिजिट। जी सर, अगर रेट कट आता है तो रियल एस्टेट कंपनीज पर अमूमन हम कहते हैं कि अच्छी खरीदारी देखने के लिए मिलती है, लेकिन रियल एस्टेट तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सर्ज हो चुका है, शेयर भी कई कई गुना हो चुके हैं। DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ या जितने भी दूसरे रियल एस्टेट काउंटर्स हैं, या ऑटो कंपनीज में लाइक टाटा मोटर्स पर हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मारुति जैसे काउंटर, हीरो मोटर जैसे काउंटर, इनमें कोई आपको लगता है कि ठीक है अभी भी इन वैल्यूएशन इन लेवल्स पर ठीक है, कुछ बाइंग है या कहीं पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है? डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ऑटो सेक्टर में मोमेंटम आएगा, क्योंकि वहां पे हमने करेक्शन इसने देखा है, स्पेशली कमर्शियल व्हीकल्स में। क्योंकि हीरो बजाज में तो अच्छा ऑलरेडी मूव दे चुके हैं, बट कमर्शियल व्हीकल्स लाइक M&M, टाटा मोटर्स, यहाँ पे एक अच्छी, मारुति में भी कुछ हद तक रैली आएगी। सो 4 व्हीलर्स, कमर्शियल और PV जो है कंपनी उस पर नजर रखे, रेट कट में वहां पे एक उछाल आ सकता है। क्योंकि दिवाली भी आ रही है, दशहरा भी आ रही है, तो लोग नई खरीदारी करेंगे। तो जनरली 2 व्हीलर्स आर मोर बेस्ड ऑन गुड मानसून, बट 4 व्हीलर्स आर बेस्ड ऑन गुड फेस्टिवल्स। तो डेफिनेटली मेरा फोकस 4 व्हीलर्स पर है। जी, एक हमारे दर्शक हैं विनोद डोलिया जी, ये बोल रहे हैं माय बेस्ट प्रोग्राम, आई लाइक इट, थैंक यू सर। मेरा सवाल, इनका सवाल है सर, रोज सेल इंडिया ये फ्राइडे को 621 रुपये था, वहाँ से 170 हो गया और लगातार लोअर सर्किट लगाता हुआ चल रहा है। इनके पास 608 रुपये के 100 शेयर हैं, कोई अपडेट हो तो बताएं सर प्लीज़। सर मैंने आपको फ्राइडे भी ये क्वेश्चन लिया था और मैंने बताया था आपको
कि इसमें एक कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग हुई है। इसका मतलब है कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी अलग हो रही है और उसकी लिस्टिंग की भी बात हो रही है। आई थिंक मैं एक बार दोबारा अपडेट दे देता हूँ। इसमें स्कीम ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन रोजल इंडिया लिमिटेड और एंड रोजल टेक सिस्टम लिमिटेड एंड देयर रेस्पेक्टिव शेयर होल्डर। यस, इसमें सर 20 सितंबर को एक रिकॉर्ड डेट थी जिसमें कि रोजल टेक सिस्टम लिमिटेड के आपको शेयर मिलेंगे। तो अभी कुछ दिन इंतजार कीजिए, आपको शेयर मिल जाएंगे सर। लेकिन ऑन चार्ट्स अगर एडजस्टमेंट के हिसाब से देखें या किसी तरह से देखें, कुछ लग रहा है इस काउंटर पर ये डाउन सर्किट ही लगाएगा? नहीं, अभी चार्ट्स एडजस्ट नहीं हुए, आफ्टर लिस्टिंग एडजस्ट होंगे, क्योंकि अभी तो फिलहाल नहीं एडजस्ट हुआ है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट। बिल्कुल। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं मधु देदिया जी, नैल्को और सेल पर क्या टारगेट बता दीजिए सर। सेल और नाल्को पे मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इट्स अ गुड लेवल टू बाय, बट सेल पे पूरे एवरेज इज एट 138 और आज ऑलमोस्ट वहां पे ही हाई किया है, तो मेरे ख्याल से सेल पे आई एम वेटिंग फॉर लेवल टू ब्रीच आउट ऑन द अपसाइड। 138 के ऊपर में बाय करूंगा। और नेशनल एल्यूमिनियम पे मुझे लग रहा है कि ये लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं, हायर लेवल से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ आज के दिन में, तो टेक अ रिस्क ऑफ गोइंग लॉन्ग। स्टॉप लॉस 191, टारगेट 198 एंड 202। मोहित शर्मा जी का सवाल है सर, गोकुलदास एक्सपोर्ट पर इनकी बाय है 980 रुपये पर 100 शेयर हैं। क्या इस वक्त एग्जिट कर सकते हैं क्या? गोकुलदास, और डेफिनेटली गोकुलदास एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है ये लेवल पे एग्जिट कर सकते हैं अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया, क्योंकि मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी दिनों से, इवन लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखो, एक साइडवेज है, कोई मोमेंटम नहीं है, वॉल्यूम नहीं है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली एक बार एग्जिट कीजिए और कोई मोमेंटम वाला स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। बिल्कुल सर। एक और रिपोर्ट आई थी एसएनपी की कल, जिसमें कि बात हुई उनकी बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर पर। उनका कहना है कि एनबीएफसी सेक्टर की ग्रोथ 20% से घटकर 18% रहेगी। ये एक मॉडरेशन हो सकता है, लेकिन 18% की ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। उनका कहना है कि पर्सनल लोन और जो फाइनेंस कंपनियों के लोन जो और दिए जाते हैं, उन पर जो रिस्क वेटेज है वो आरबीआई ने बढ़ा दिया, जिसकी वजह से इन कंपनियों की जो रफ्तार है ग्रोथ की वो थोड़ी धीमी होती दिखाई दे रही है। एनबीएफसीज की लोन ग्रोथ के बैंकों के मुकाबले थोड़ी बेहतर रहेगी। बैंकों की लोन ग्रोथ उतनी नहीं होती है, 10-12% होती है, इनकी 18 से 20% देखने के लिए मिलेगी। लेकिन भारतीय हाउस होल्ड का जो मोर्गेज वाला जो पार्ट है, जो वो लोन लेते हैं या लीवरेजिंग है जिसको हम बोलते हैं, वो 2030 तक करीब 34% हो जाएगी, जो कि अभी मौजूदा समय पर 23% है। यानी कि भारतीय और ज़्यादा लोन लेकर अपनी लाइफ को जिएंगे। सर, एनबीएफसीज को लेकर जो एसएनपी की रिपोर्ट है, मॉडरेशन जरूर है, लेकिन बैंक से ज़्यादा अच्छा बेहतर प्रदर्शन की वो बात कर रहे हैं। कोई एनबीएफसी आपके जहन में आती है सर? और चूँकि लोन बिजनेस भी बढ़ने वाला है, 2030 तक 23% है, अभी हाउस होल्ड लेते हैं, 34% हो जाएगा। बजाज फाइनेंस, आधार हाउसिंग, पीएनबी हाउसिंग, मन्नापुरम, मुथूट फाइनेंस, कोई है कंपनी सर आपके जहन में? मुझे जियो फाइनेंशियल्स पसंद है। मुझे लग रहा है फ्यूचर बिजनेस पे मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो जियो फाइनेंशियल्स 320 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। मुझे लग रहा है ये स्टॉक 400 के ऊपर जाएगा। बाकी सब स्टॉक्स ऑलरेडी चल चुके हैं, तो वहां पे रिस्क रेशियो थोड़ा अनफेवरेबल है, सो मे बी आई वुड रिस्क ऑन जियो फाइनेंशियल। जी, बाकी सर बजाज फाइनेंस इतनी तेज चलने के बाद कुछ आपका व्यू? बजाज फाइनेंस और मन्नापुरम में भी अच्छी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिली थी पीछे। नहीं, मुझे उस पर अभी ये लेवल पे कोई कमेंट नहीं है। जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। एक और इम्पॉर्टेंट खबर, सेबी ने एफपीआई यानी कि एफआईज जो होते हैं उनके रजिस्ट्रेशन के नियम आसान करने का प्रस्ताव रखा है। उसके लिए जो कंसल्टेशन पेपर है वो 15 अक्टूबर तक के लिए फ्लोट होगा, उस पर पब्लिक कमेंट सेबी मांग रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अगर एफआईज के लिए नियम आसान हो जाते हैं तो एफआईज इंडिया में और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। हमने देखा भी कि पिछले कुछ सत्रों में एफआईज ने अच्छी बाइंग की, बारिंग कल का सत्र जिसमें कि एफआईज की कुछ सेलिंग थी। कुछ सर जो एफआईज की अगर बाइंग आती है वहाँ डीआईज अच्छी बाइंग कर ही रहे हैं। सर, इंडियन ब्रोकरेज हाउस कंपनीज को कैसे देख रहे हैं? एंजल वन, एमओएसएल, जियोजित, इडलवाइज और डेट सिक्योरिटी से जुड़ी पीएनबी गिल्ड्स जैसी कंपनीज? हाँ, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लग रहा है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं ब्रेकआउट
बाय ऑन डिप्स रहेगा, ये लेवल पे खरीदारी नहीं करूंगा, बट थोड़ा यहाँ से 5 to 10% करेक्शन, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव सीन अ गुड रैली ऑन ऑल सच फाइनेंशियल स्टॉक्स। तो मेरे हिसाब से मैं अभी फिलहाल मोमेंटम नहीं देख रहा हूँ। मोमेंटम डेफिनेटली शिफ्टिंग टू पीएसयू स्टॉक्स अगेन, लाइक एनटीपीसी, आर पीएफसी, आरईसी। तो शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लग रहा है। जी। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ शरद मिश्रा सर भी जुड़ चुके हैं शरद-मिश्रा.com से। शरद सर, हाय, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू वेरी मच सर, काफ़ी समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है ऑन एयर। गुड मॉर्निंग विवेक जी। सर, गेस्ट कोऑर्डिनेशन टीम आपसे टाइम नहीं ले पा रही थी या आप नहीं दे पा रहे थे सर? नहीं नहीं विवेक जी, आपके लिए देखिए टाइम ही टाइम, आप कभी हो हुक्म कीजिए सर, ऑलवेज हाजिर जी सर। चलिए, बिल्कुल। कुछ सर, मुझे पता है कि मुझे बताया गया था कि आप 10:55 तक ही आज टाइम दे पाएंगे। चलने से पहले सर, आपकी कोई टॉपिक? टॉपिक अभी देना मुश्किल है, क्योंकि 2 दिन एक्सपायरी है, वॉलेटाइल रहेगा, इसलिए मैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अभी 2 दिन जनरली मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। बट स्टिल भी जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा या मारुति, वो रिस्क ले सकते हैं। चलिए, ठीक है। तो तो कुछ सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। शरद सर, अब आपके पास आता हूं सर। ये जो FY25 में एक रिपोर्ट आई है क्रिसिल की, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि जो रिटेल सेक्टर की ग्रोथ है, आय की ग्रोथ, वो 8 से 10% देखने के लिए मिलेगी। उन्होंने कहा कि मॉनसून अच्छा रहा, महंगाई कंट्रोल में है, त्योहारी सीज़न शुरू हो चुका है, शादियों का सीज़न शुरू हो रहा है, तो यहाँ से इंडियन रिटेल सेक्टर के लिए अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। सर, जब रिटेल सेक्टर की बात होती है तो फैशन से, कपड़ों से जुड़े हुए मान्यवर, AB फैशन, ज्वेलरी से जुड़े हुए शेयर लाइक कल्याण ज्वेलर, PCJ, सेंचुरी टेक्सटाइल, जो ज्वेलरी से जुड़े हुए हैं कल्याण ज्वेलर, PCJ, और फिर टेक्सटाइल से जुड़े हुए सेंचुरी टेक्सटाइल और बॉम्बे डाइंग जैसे काउंटर जहन में आते हैं। सर, कोई काउंटर है जो आपको लगता है कि इस पूरी थीम में थोड़ा दमदार शेयर है, इस पर बैट लगा सकते हैं? थोड़ा सा विवेक जी आवाज कम आ रही है, एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू गेट इट। प्लीज पीसीआर को बोलेगा थोड़ा सा आवाज तेज करेगा। आप प्लीज जी अपना क्वेश्चन एक बार थोड़ा लास्ट वाला स्टॉप रिपीट करेंगे, क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज। सर, रिटेल सेक्टर पर क्रिसिल की रिपोर्ट आई है, जिसमें कि उन्होंने कहा कि इंडिया का जो फेस्टिव सीज़न है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, मॉनसून अच्छा रहा, और त्योहारी सीज़न भी जो शादियों का सीज़न है वो भी आ रहा है, उसके चलते रिटेल सेक्टर अच्छा करेगा, 8 से 10% की ग्रोथ आएगी। सर, रिटेल काउंटर्स में लाइक सेंचुरी टेक्सटाइल, आदित्य बिरला फैशन, बॉम्बे डाइंग, साथ ही ज्वेलरी में कल्याण ज्वेलर, PCJ, कोई काउंटर है जो आपकी रडार पर हो? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए साहब, वी-मार्ट रिटेल पे ध्यान रखिए विवेक जी। आप देखेंगे तो बेसिकली जो फर्स्ट क्वार्टर में भी जो कोर बिजनेस का बीटा था 13.5% का था। इसके दो जो ब्रांड्स हैं, जो फैशन ब्रांड्स हैं, अगर आप उसमें देखेंगे तो एक अनलिमिटेड करके ब्रांड है, उस ब्रांड का जो बीटा था पहले क्वार्टर में भी 18% के आसपास था। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो एंटिटी लेवल पर EBITDA करीब 12.5% के आसपास था। तो यहाँ पर मैनेजमेंट का मानना है कि आने वाले समय में भी आप देखिएगा, चूंकि 50 से ज्यादा नए स्टोर्स फाइनेंशियल 25 में एडिशन होते हुए दिखाई देंगे, और सेल्स पर अगर आप देखेंगे पर स्क्वायर फुट में इंप्रूवमेंट देखने को मिला, बटर फुटफॉल देखने को मिला है, ऑपरेशन एफिशिएंसी कंपनी की बढ़ी है। टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 टाउन्स में आप देखेंगे तो सिग्निफिकेंट ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है। और जो इनका सेकंड ब्रांड है लाइबरो, वो बेसिकली नया ब्रांड है, तो अभी ब्रेक इवन पर नहीं है। 10 करोड़ का लॉस इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में दिया था, जो 60% वाई बेसिस पर डिक्रीज होता हुआ दिखा है। तो मैनेजमेंट का मानना है कि यहाँ पर भी लॉसेस में रिकवरी होते हुए सेकंड क्वार्टर में दिखेगी। तो बिल्कुल मुझे लगता है वी-मार्ट के ऊपर बिल्कुल सा ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है ये स्टॉक्स रोलिंग ग्रेजुअली 4580 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। बेस है 3900 रुपए के आसपास, तो वहीं पर आप अपना स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है स्लोली ग्रेजुअली 15% का मूव यहाँ पर धीरे धीरे बनता है। 2 टारगेट आप लेके चल सकते हैं। 4200 का पहला टारगेट लेकर के चलिए, जो करंट भाव से आप देखेंगे तो करीब आप मानिए 8% के ऊपर है, और एक 4600 का टारगेट लेकर चलिए तो 15-15.5% का टारगेट है। तो वी-मार्ट रिटेल पर आप जरूर ध्यान रख सकते हैं। जी, वी-मार्ट रिटेल पर ध्यान रख सकते हैं। सर, ज्वेलरी में कोई है? कल्याण ज्वेलर, टाइटन, PCJ, TBZ, इनमें से कोई काउंटर?
तो देखिए, अगर आप पीसी ज्वेलर को देखेंगे तो यहाँ पर मुझे लगता है अभी और काफी का ऊपर का लेग एक बात बचा है। तो एक स्टॉप लॉस 141 पे रखिए। थोड़ा चल गया है। डिस्क्लोजर है, क्लाइंट्स को एक छोटे ट्रेड के रूप में दिया गया था। अभी मुझे लगता है स्लोली एंड ग्रेजुअली 154 155 का भाव है, ये 168 170 की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो करंट भाव से भी आप मान लीजिए सर, तो करीब 12% का अपसाइड यहाँ पर बनता है। 140 के पास एक स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। बिल्कुल, आज इसमें स्टॉक स्प्लिट की भी खबर है क्योंकि 30 सितंबर को इसकी बैठक होने वाली है इस स्टॉक स्प्लिट को लेकर। उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सर, एक और इम्पॉर्टेंट खबर, एमसीएक्स ने F&O पर ट्रांजैक्शन रेट में बदलाव किया है, जिसमें फ्यूचर्स पर 2.1 रुपये पर लाख और ऑप्शन पर 41 रुपये 80 पैसे पर लाख की फ़ीस लगाई है। पहले इनके कुछ स्टेप वाइज जो चार्जेस लगते थे, तो सेबी की एक गाइडलाइन आई जिसमें कि उसमें कहा गया कि आप इसको एक समांतर रेट कीजिए, तो उन्होंने इस तरह के रेट्स डिसाइड किए हैं। मुझे लगता है कि एमसीएक्स को, हालांकि इसकी डीप में हमारा एनालिसिस नहीं हुआ है लेकिन अभी तक, लेकिन कहीं ना कहीं एमसीएक्स को इसमें फ़ायदा ही हो रहा है, तभी आज शेयर पर पॉजिटिव रुझान देखने के लिए मिल रहा है। सर, चार्ट क्या बोल रहा है इसका? तो देखिए, अगर आप चार्टिकली देखिए तो मुझे लगता है थोड़ा सा ओवरबॉट है, न्यूज डिस्काउंटेड है। तो 57 से 85 15785 जिस वीक का लो है वहीं पर स्टॉप लॉस रखिए। 6255 का आप एक टारगेट रखिए। और बिल्कुल मुझे लगता है कि बिल्कुल बने रहिए, नई पोजीशन आपको बनाने की जरूरत नहीं है। जी, साथ ही कुछ एक सवाल भी लेते हुए चलते हैं। एक दर्शक हैं हमारे, वो पूछ रहे हैं कि कोरोमंडल इंटरनेशनल पर, दीपक जुगाड़ जी का सवाल है, कोरोमंडल इंटरनेशनल पर सर इनके पास कुछ शेयर हैं 1714 रुपए के, क्या करना चाहिए इनको? तो देखिए, बिल्कुल आप देखिए, अगर आप विवेक जी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मुरुगप्पा ग्रुप की जितनी कंपनियां हैं, कोरोमंडल, चोलामंडलम, सीजी पावर, यहाँ पर देखिए बेहतरीन रिटर्न्स क्लाइंट्स को मिले हैं, इन्वेस्टर्स को मिले हैं, स्टॉक काफी चला है। और यहाँ पर लगातार मैं बुलिश रहा हूँ इन तीनों ही स्टॉक में। देखिए, सीजी पावर भी कुछ दिन पहले रिकमेंड किया था, वहां पर भी अच्छे मूव्स देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए, कोरोमंडल को आप देखेंगे तो अच्छा बेस बना है, 1580 के आसपास एक बहुत डिसेंट बेस बना है। और मुझे लगता है कि कहीं ये जो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, इसी के आसपास आकर के कोई भी बेरिशनेस होगी वो सरेंडर होती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि काफी स्टॉक चला है। तो उसके आसपास ही आप अपना स्टॉप लॉस रखिए। 1580 के नीचे खिसके वीकली बेस पर तभी आप पोजीशन काटिए। मुझे लगता है स्लोली ग्रेजुअली दोबारा 1800 की तरफ, और हो सकता है ऊपर की तरफ करीब 1960 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। एक क्वार्टर का व्यू जरूर रखिएगा। जी शरद सर, एक काउंटर है ग्रेफाइट और दूसरा काउंटर है HEG, इन दोनों में आज अच्छा मूव देखने के लिए मिल रहा है। मैं लगातार 2-3 दिन से बात भी कर रहा था कि अगर मेटल का मूव होगा तो ग्रेफाइट कंपनीज पर भी मूव हो सकता है कि पॉजिटिव साइड पर देखने के लिए मिले, क्योंकि ये उसकी रॉ मटेरियल ही सप्लाई करती हैं, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड सप्लाई करती हैं। और हमने जितना भी टाटा स्टील, सेल, JSW, इन सभी में मूव देखा, उतना ही तेज आज मूव इन दोनों कंपनीज में देखने के लिए मिल रहा है। सर, आपका व्यू इन दोनों काउंटर्स पर? जी बिल्कुल, देखिए ग्रेफाइट और HEG दोनों चुन चुन के में विपुल जी को दिए थे। 696 का टारगेट दिया था ग्रेफाइट में 18% और 2715 का टारगेट दिया था HEG में। देखिए हो क्या रहा है, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है। अगर आप ग्लोबली भी देखिए 5-6 प्लेयर्स हैं जहां पर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इंडस्ट्री कंसोलिडेट हो जाती है। 75% हाई एंड UHP इलेक्ट्रोड कैपेसिटी वहीं से आ रही है। मेजरली यूएस, यूरोप एंड जापान में प्लेस्ड हैं ये लोग। आप रेजोनैक ग्रेफाइट देखिए, जो लीडिंग प्लेयर है, उसने 20% का प्राइस हाइक लिया था जब सितंबर 9 के बाद। तो HEG देखिए लीडिंग मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स का। सबसे बड़ा लार्जेस्ट सिंगल साइट इंटीग्रेटेड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड प्लांट है दुनिया का। आप देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 20,000 टन की कैपेसिटी और एक्सपैंड करना चाहता है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स के अंदर। करीब 1800 करोड़ का एक्सपेंशन है। अगर आप ग्रेफाइट इंडिया को देखें, लार्जेस्ट इंडियन प्रोड्यूसर है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स का, और ग्लोबली भी देखें तो अच्छी कैपेसिटी है। आप ग्रेफाइट का एक सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप ग्रेफाइट को देखेंगे तो जो हाई एंड UHP इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो काफी अच्छे मार्जिन जिसमें क्लॉक होते हैं, जो लार्जर डायमीटर के होते हैं, वहां पर इसकी काफी कैपेसिटीज हैं।
तो ये मुझे लगता है दोनों ही कंपनीज के अंदर आने वाले समय में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बेसिकली इलेक्ट्रिक फर्नेस में यूज होता है, जो स्टील मिल्स वगैरह में यूज होता है, स्टील इंडस्ट्री का कंज्यूमेबल आइटम है। और डिकार्बोनाइजेशन का जो प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर यहाँ पर काफी एक डिमांड है स्टील मेकर्स की तरफ से। तो देखिए बिल्कुल मुझे लगता है, बिल्कुल मैं पॉजिटिव हूँ, बिल्कुल बने रहना चाहिए। टारगेट के आसपास ही दोनों स्टॉक आ गए हैं, ग्रेफाइट और एचईजी। मुझे लगता है अभी फर्दर बुलिशनेस इसमें बनी रहेगी। को पावर्ड बाय टेक्नो।